हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर के आज के सेशन में। और आज है 13 अप्रैल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर एमसीक्यू। जो पहला क्वेश्चन है, यूरोप की पहली पूर्णतः एकीकृत लिथियम परियोजना कहाँ शुरू की गई है? तो ये शुरू किया गया दोस्तों फिनलैंड में। फिनलैंड में यूरोप की जो पहली इंटीग्रेटेड लिथियम जो परियोजना है वो शुरू की गई। फिनलैंड के कोकोला के आसपास में डेवलप किया जा रहा है। और यहाँ पर जो लिथियम का निष्कर्षण हो गया, यानी प्रोडक्शन से लेकर के लिथियम का जहाँ जहाँ जिस सेक्टर में यूज़ होता है उस सब चीज़ को डेवलप किए जाने के लिए डेवलप किया गया है। नेक्स्ट, भारत की पहली ट्रांसजेंडर अंपायर कौन बनी है? तो ये बनी है रितिका श्री। रितिका श्री भारत की जो पहली ट्रांसजेंडर अंपायर बनी। क्रिकेट में अंपायरिंग का रोल अदा किया इन्होंने और ये तमिलनाडु की रहने वाली हैं रितिका श्री। नेक्स्ट है, अभ्यास प्रगति का आयोजन कहाँ किया जाएगा? दोस्तों, अभ्यास जो प्रगति है इसका आयोजन मेघालय के उमरोई स्थान पर जो है वहीं पे इसका आयोजन किया जा रहा है। और इसमें 11 मित्र विदेशी देशों के सैन्य प्रतिनिधिमंडल ये शामिल हो गए, यानी 11 देश इसमें शामिल हो रहे हैं। दोस्तों, कुछ युद्धाभ्यास जो पूछे जा सकते हैं इंडिया और जापान के बीच में धर्मा गार्जियन ये उत्तराखंड में हुआ था। इसके बाद भारत और यूएसए के बीच में वज्र प्रहार ये हिमाचल प्रदेश के बकलों में। इसके बाद भारत और सिसिली के बीच में, इंडिया और सिसिली के बीच में लेमेटिए ये सिसिली में ही संपन्न किया गया था। नेक्स्ट है, संयुक्त अरब अमीरात कब से ओपेक और ओपेक प्लस से अलग होगा? तो ये अलग होने जा रहा है 1 मई 2026 से। दोस्तों, यूएई का लोकेशन देखना इम्पॉर्टेंट है। ये यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात और ये पर्शियन गल्फ यानी पर्शियन गल्फ फारस की खाड़ी और ये गल्फ ऑफ ओमान, ये हॉर्मुज की खाड़ी, हॉर्मुज जल संधि, ये पर्शियन गल्फ को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है। यहीं पर अभी टेंशन क्रिएट हुआ है यूएसए और ईरान के बीच में। अभी तो शांति वार्ता चल रही है, देखते हैं इसका रिजल्ट क्या होता है। तो यूएई के द्वारा ये फैसला लिया गया कि ओपेक प्लस से ये अलग हो जाएगा। ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज। ओपेक ये संगठन है दोस्तों, ये 1960 में इसकी स्थापना किया गया था और इसका जो मुख्यालय है वियना, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, यहाँ मुख्यालय है। मुख्य रूप से ये पेट्रोलियम एक्सपोर्ट करने वाले कंट्रीज़ का ये संगठन है और इसकी स्थापना इस ध्यान में रख के की गई थी कि विश्व में जो पेट्रोलियम प्रोडक्शन करने वाले देश हैं उनका एक डोमिनेंसी प्रभाव रहे। बाद में 1960-70 के दशक में ओपेक के द्वारा जो पेट्रोलियम प्रोडक्शन का जो काम था उसमें थोड़ा धीमापन लाया गया जानबूझ करके, क्योंकि पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ जाएं। लेकिन ऐसा हो नहीं सका क्योंकि गैर पेट्रोलियम देश जो है उन्होंने प्रोडक्शन जो है जारी रखा। बाद में इन्होंने उनके साथ मिलकर ओपेक प्लस संगठन बना लिया। इसमें ओपेक प्लस में जो गैर ओपेक कंट्री जैसे रसिया हो गया, मैक्सिको हो गया, कजाकिस्तान हो गया, बेलारूस, ये सब गैर ओपेक कंट्री इसमें शामिल हो गए। तो इसी संगठन से ये फैसला लिया है कि अब वे अलग हो जाएंगे, यूएई। नेक्स्ट है, सिप्री रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत विश्व में सैन्य व्यय के मामले में किस स्थान पर है? तो ये सिप्री जो है एक थिंक टैंक है जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर पे अपना रिपोर्ट जारी करता है। और इसमें जो रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत 2025 में सैन्य व्यय यानी जो डिफेंस एक्सपेंडिचर उसमें भारत का 5वां स्थान है। भारत ने 2025 में जो उसका रक्षा व्यय है वो 8.9% बढ़ के 92.1 अरब डॉलर हो गया है। और ये विश्व के शीर्ष 5 सैन्य व्यय करता है, यानी जो डिफेंस एक्सपेंडिचर करने वाले देश है उसमें 5वें स्थान पे है। फर्स्ट पे अमेरिका है, सेकंड पे चीन है, थर्ड पे रसिया है और फोर्थ पे जर्मनी है, 5वें पे इंडिया है। नेक्स्ट है, इन एसलैंड डाइवेक्स 2026 किसके बीच आयोजित एक डाइविंग एक्सरसाइज है? यहाँ इन से इंडिया हो गया और एसलैंड से श्रीलंका हो गया। तो ये श्रीलंका और इंडिया के बीच में एक एक्सरसाइज है जो आपसी संबंधों को मजबूत करेगा। नेक्स्ट है, मलेरिया के नए टीके R780 के विकास के लिए किस संस्थान ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ समझौता किया है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने समझौता किया है मलेरिया के टीके के विकास के लिए। मलेरिया के नए जो टीका है R780, इसकी डेवलपमेंट के लिए ये जो है समझौता किया गया है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया हैदराबाद में स्थित एक भारत के संस्थान है जो खास करके टीका डेवलप करती है और कोरोना काल में इसी ने जो है ये टीका डेवलप किया था।
दोस्तों मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ परजीवी के कारण होता है, प्रोटोजोआ कारण होता है, और इसके वाहक जो वेक्टर होते हैं वो मादा एनोफिलीज मच्छर होता है। मच्छर काटने से फैलता है। जब मच्छर जब काटता है तो यह परजीवी जो है प्रोटोजोआ रक्त से होते हुए लिवर तक पहुंचता है। लिवर में इन्फेक्शन होता है और इसके कारण से लाल रक्त कोशिकाएँ संक्रमित हो जाती हैं। लाल रक्त कोशिकाओं को संक्रमित करते हैं। मलेरिया के उपचार के लिए दोस्तों क्लोरोक्विन एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लोरोक्विन और कुनैन जो सिनकोना के पेड़ की छाल है इनको इसके उपचार के लिए प्रयोग में लाया जाता है। याद रखिएगा क्लोरोक्विन और कुनैन। नेक्स्ट है कैग रिपोर्ट के अनुसार 1967 के बाद जम्मू कश्मीर की कितनी झीलें लुप्त हो चुकी हैं या खतरे में हैं। तो जम्मू कश्मीर की 74% झीलें या तो खतरे में हैं या लुप्त हो चुकी हैं। यह कैग की रिपोर्ट में ये कहा गया है। 1967 के बाद 74% झीलें हैं अब लुप्त के कगार पे हैं। जम्मू कश्मीर की जो प्रमुख झीलें हैं जैसे उलर झील, यह टेक्टोनिक एक्टिविटी से बना है, इलेक्ट्रोटोनिक के टकराने से ये बना है झील, और ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। मीठे पानी की ये झील है और ये झेलम नदी से होकर बहती है। इसी झील से झेलम नदी है बहती है। डल झील जो फेमस डल झील है, टूरिज़्म के लिए बहुत फेमस है, यहीं पर शिकारा चलाया जाता है। मानसबाल झील ये गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में है। ये भारत की सबसे गहरी झील मानी जाती है। गंगाबल झील ये दोस्तों इसे हरामुख गंगा भी कहा जाता है। शेषनाग और कौसरनाग झील ये अमरनाथ गुफे के रास्ते में पड़ता है। शेषनाग कौसरनाग कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में पिपंजाल के आसपास के रीजन में ये झील है। बुलर झील बांदीपुरा टेक्टोनिक गतिविधियों से। डल झील श्रीनगर में। नागिन श्रीनगर में डल झील का एक छोटा सा हिस्सा है। अंचार श्रीनगर में। अत्यधिक प्रदूषण के कारण ये संकट में है। नंदनसर साजौरी डिस्ट्रिक्ट में है, पिपंजाल चोटी के आसपास। नेक्स्ट है दोस्तों कनेक्ट सेंट्रल एशिया नीति पर चर्चा किस शहर में आयोजित शिखर सम्मेलन में हुई। तो दोस्तों कनेक्ट सेंट्रल एशिया ये भारत के द्वारा जो भी एससीओ के जो रक्षा मंत्री का सम्मेलन है वो बिश्केक में किया जा रहा है। एससीओ एक संगठन है, इसकी स्थापना दोस्तों 2001 में की गई थी। इंटरगवर्नमेंटल अंतर्राज्यीय क्षेत्रीय संगठन है। इसमें 10 सदस्य देश हैं और 17 जो है इसके पार्टनर सदस्य देश हैं। 17 इसके पार्टनर हैं, 10 इसके स्थायी सदस्य हैं। तो जो रक्षा मंत्रियों का सम्मेलन था एससीओ का वो बिश्केक में आयोजित किया गया। भारत के द्वारा कनेक्ट सेंट्रल एशिया नीति पर चर्चा किया जा रहा है। तो दोस्तों आज के करंट अफेयर्स में इतना ही था। हाँ दोस्तों इस बताना भूल गया कि भारत ये पूछा जाता है एग्जाम में, भारत जो एससीओ का सदस्य कब बना। तो 2017 अस्ताना में जब मीटिंग हुआ था उसी समय ये भारत पाकिस्तान इसके अस्थायी सदस्य बने थे। तो दोस्तों आज के करंट अफेयर्स में इतना ही था। थैंक यू।